अगर एक लड़के को एक खातून पसंद है और उसने उसके घर रिश्ता भेजना है, तो पहले वो अपना एहतसाब तो करेगा ना, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इससे शादी करूं, या हम ये सोचेंगे यार ये भी किसी काबिल नहीं, मैं भी किसी काबिल नहीं, आपको रिश्ता लेके जाएंगे तो रिजेक्शन नहीं होगी आगे से। ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा पहले ही कुछ बन के आओ। ठीक है, और जब आप बन के आओ, सिंपल सी साइंस है और ये सिर्फ माइंड की गेम है। जब ग्रेजुएशन हो रही होती है तब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है। जब एक जगह पे एक फार्मेसी बनती है तो वहां पे एज पर लॉ एक फार्मासिस्ट का होना लाजमी है कि आई शेल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ द ड्रग्स। आपकी एब्सेंस ही वजह है कि ये जुर्म हो रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि मैं यहाँ पे मौजूद होऊंगा और आप यहाँ पे मौजूद नहीं है। दो ऑप्शन है कि या तो आप हार मान लो, या आप कहो कि नहीं मैंने सर्वाइव करना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल। पहले ट्रांसक्रिप्ट लेंगे, देन यू विल गेट योर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द पंजाब फार्मेसी काउंसिल एंड यू विल गेट योर कैटेगरी। जो बीच में लोग बैठ के कुछ भी नहीं करना चाहते, शादी करके बस अपने अपने घर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं हमेशा कहता हूँ, ये वंस इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आधे लोग इसलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि वो बगैर तैयारी के जाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में रह जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। यू हैव टू बी डिफरेंट। ठीक है, यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड, ही शुड बी प्राउड ऑफ यू। बॉय से बात कर रहा हूँ, तो आप फार्मेसी फील्ड से हैं, आप क्या ऐसा करेंगे कि शी वुड बी प्राउड ऑफ यू? तो क्या फायदा मेरे यहाँ पे होने का कि मैं अपनी तारीफ करके यहाँ से चला जाऊं? अगर आप कुछ बन जाएंगे तो पूरी दुनिया आपकी इर्द गिर्द घूमेगी। कोई भी आपकी कामयाबी के लिए नहीं आएगा कि आपका हाथ पकड़ कर कहो कि आओ मेरे साथ और मैं तुम्हें इस पोस्ट पे बिठाता हूँ कि तुम ये बन जाओ। हाँ, रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं कि हम बात पहुंचे हैं ना। जिसको ये कीड़ा होगा ना कि मैंने कामयाब होना है, मैंने अलग जाना है, ठीक है, वो कीड़े पे बैठ के आपने चले जाना है। ठीक है, कि वो सारे सवाल जिससे आप शर्म महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, हेजिटेट होते हैं कि मैं कैसे किसी के पास जाऊं और पूछूं, और फिर किसी बच्चे को किसी ऐसे बंदे के पीछे भागना ना पड़े। वो बुक में लिखी, समझते हैं, तो मुकाबला करेंगे इन सबसे। ठीक है, suitable product within his respective jurisdiction. Now, in your अब आपकी तालियों में डॉक्टर लईक खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। मेरा लॉर्ड्स के साथ, कॉलेज के साथ पहला इंटरेक्शन है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। मैं भी आप लोगों की तरह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब 2017 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन की। वहाँ पे भी जब ऐसे क्लास में बैठे होते थे तो कोई स्पीकर आता था, सुनते थे, कई चीज़ें, कई स्पीकर्स थी बिल्कुल सर से गुजर जाती थी, बिल्कुल ड्राई और बोरिंग सी। कई ऐसी रिसर्चेज आती थी कि जी आप ये करें वो करें, कुछ समझ नहीं आता था। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ में, समझ नहीं आ रही होती उस वक्त। फिर जब ग्रेजुएशन हो रही होती है तब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है। सिर्फ एक चीज होती है कि मैंने कुछ करना है या चेंज लेके आना है प्रोफेशन के अंदर। मोटिवेशन होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती वहां पे। इसी तरह से हम स्लाइड्स पढ़ा करते थे और बुक्स जो है उससे दूर दूर तक कोई इतना नहीं था, बस थोड़ा सा उसे देख लिया और स्लाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे। लेकिन आपके अंदर एक इनर ड्राइव होती है कि आपने कुछ करना है एंड यू हैव टू बी समथिंग टू ब्रिंग चेंज। अब वो एक कंपटीशन जो अंदर था वो था 2018 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस हुआ और मुझे याद है कि उस वक्त मैं सीएसएस की तैयारी के लिए मैंने ऑफिसर्स एकेडमी को ज्वाइन किया। लेकिन जब चूंकि पीपीएससी हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है रोल इसमें, तो फिर उसको जरा पॉज किया, इसकी तैयारी की 1.5-2 महीने अपने आप को बिल्कुल एक स्केड्यूल करके, और फिर 2018 के अंदर वो पास किया। मेरी अपॉइंटमेंट मेरी हुई एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 3 hours away from Lahore. For the very first time, I had to live away from home. मैं कभी भी घर से बाहर नहीं रहा था, लेकिन वही जो ड्राइव थी और एक पब्लिक सेक्टर में आने का एक जुनून था वो पूरा हुआ। और 1 साल के लिए तकरीबन मैंने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन तहसील हालिया के अंदर सर्व किया एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट।
और वो चीज़ें जो हम बुक्स में पढ़ते थे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और सिर्फ वो बुकिश नॉलेज को नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश की। थोड़ी कामयाबी मिली, सीखा काफ़ी कुछ। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट होगी एज अ ड्रग इंस्पेक्टर तहसील चूनिया, डिस्ट्रिक्ट कसूर। कसूर यहाँ से आप तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे है। कई लोग यहाँ से कसूर के होंगे, कोई जानता है तहसील चूनिया को, कसूर को, पत्तोगी को, कोट राधा किशन, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने सर्व किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि बीइंग ड्रग इंस्पेक्टर आपको सिर्फ अपनी तहसील ही कई बार ये होता है किसी और तहसील में इंस्पेक्टर नहीं, तो आपको एडिशनल चार्ज पे उधर काम करने का मौका मिलता है। तो कसूर में भी काम किया है, पत्तोकी में भी किया, चुनिया में भी किया। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट हो गई डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में, तहसील सांगला हिल। कोई है सांगला हिल से? ननकाना साहिब, शाहकोट, ठीक है। ये भी 2-2.5 घंटे का सफर है फैसलाबाद के करीब, ये लगती बेल्ट। वहां पे सर के 1 साल, और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया, दोबारा से मैं तहसील चूनिया में सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर करता क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है। और आप लोग ये भी लगता होगा कि बहुत टेके वाला नाम है और उसके बाद बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। ये बात दुरुस्त है कि ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। पावर्स क्या होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम फोरेंसिक पढ़ रहे थे तो हम सेक्शन 18 पढ़ा करते थे। कई लोग अगर फाइनल ईयर में होंगे तो उनको पता होगा, फोरेंसिक फार्मेसी का सब्जेक्ट है, उसमें आप ड्रग एक्ट 1976 पढ़ते हैं। ये कानून है। उस कानून की अमल दरामद किसने करवानी है? एक ड्रग इंस्पेक्टर ने करवानी है। ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलेटर होता है, यानी कि जो लॉ है, कानून है, उसकी रेगुलेशन करवानी है इंस्पेक्टर ने, ठीक है। अब उसमें पावर्स क्या क्या है? मिसाल के तौर पर जहां पे भी ड्रग होगी या मेडिसिन होगी वहां पे एक ड्रग इंस्पेक्टर की डोमेन होगी। पंजाब के अंदर हर तहसील लेवल के ऊपर एक ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर कौन है? एक आम फार्मासिस्ट है। वो फार्मासिस्ट जो कि आप में से ही ग्रेजुएट करके निकलेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देगा, और फिर ही और शी कैन आइदर सर्व एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और इन फील्ड एज ड्रग इंस्पेक्टर, या हॉस्पिटल में भी एक पोस्ट है जिसको हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं आपको फ्यूचर के हवाले से चीजें थोड़ी सी बताऊंगा। अब उसके पास पावर्स हैं कि वो ड्रग की क्या क्या कर सकता है, ड्रग के साथ क्या क्या कर सकता है, और ड्रग के साथ जो लोग उसमें इन्वॉल्व है वो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर मेडिसिन है तो ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा, उसको चेक करेगा। कहीं पे भी कोई अगर वायलेशन हो रही है या कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, यानी कि एक लॉ है, लॉ से आप हट के कोई काम कर रहे हैं, अगेंस्ट द लॉ, कॉन्ट्रावेंशन कहलाती है, वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ कोट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगी। कई जगह पे जाली मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, गलत मेडिसिन बन रही होती है। कई बार आपने सुना होगा कि इस मेडिसिन का असर नहीं है, घरों में भी सुना होगा कोई कहता है असर नहीं है। एक तो वहां पे रेजिस्टेंस का इशू है ही एंटीबायोटिक्स का, लेकिन कई बार ऐसा भी है जो आम पब्लिक नहीं जानती। अब तो हालात बेहतर हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा है कि कई ऐसे एरियाज हैं छुपे हुए जहाँ पे इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। घरों के अंदर लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्री इस तरह से उन्होंने मशीनें लगाई हुई है अनहाइजेनिक डर्टी डस्टी प्रेमिसेस पे, जहाँ पे हमने एक रेड किया, जहाँ पे हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सुना है किसी ने नाम? उसको पकड़ा जो कि जाली थी। और जाली कैसे पता लगती है? कि हम उसको पकड़ते हैं, उसकी सैंपलिंग के लिए उसको हम ड्रग टेस्टिंग लैब डीटीएल भेज देते हैं, वहां पे उसकी टेस्टिंग होती है और पता लगता है कि क्या ये असली है, ये जाली है। तो वो क्वालिटी की होती है तो रिपोर्ट आ जाती है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अगर जाली होती है तो रिपोर्ट आ जाती है इट इज स्पूरियस। स्पूरियस आप टर्म पढ़ेंगे ड्रग एक्ट 1976 में 5th ईयर में कि जाली है। मिस ब्रांडेड यानी कि उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। सब स्टैंडर्ड यानी कि वो स्टैंडर्ड की नहीं है, क्वालिटी की नहीं है। समथिंग इज मिक्स्ड इन दिस मेडिसिन। वो कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, वर्मिन हो सकता है, रोडेंट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई और ऐसा दवाई हो सकती है जो उसमें नहीं होनी चाहिए। वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है। काउंटरफीट, जाली मेडिसिन, ठीक है। तो ये हमें फिर लेबोरेटरी जो थी रिपोर्ट दे देती है, ठीक है। फिर उसमें हम अगली एक्टिविटी करते हैं कि हम उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दे देते हैं, और वो जो बंदा होता है हमारी कोशिश होती है कि वो बिहाइंड द बार्स हो, ठीक है। तो हम उस जगह को इंस्पेक्ट करते हैं। तो हमने वो डिफेस्टन क्या है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक मेडिसिन है, ठीक है। 1000 रुपए के करीब इसकी डब्बी मिलती है, और वो जाली निकली, स्पूरियस, यानी उसके अंदर एपीआई जीरो था।
अब एक इतने क्रिटिकल इशू में अगर एक फीमेल एक मेडिसिन इस्तेमाल करे और वो पैसे भी 1000 रुपए उस डब्बी के दे रहे हैं और वो बिल्कुल जाली है, तो इसमें आम पब्लिक का क्या कसूर है? तो यहाँ पे बीइंग अ रेगुलेटर एक ड्रग इंस्पेक्टर का रोल है। ड्रग इंस्पेक्टर कैन सीज एनीथिंग, मेडिसिन, एनी आर्टिकल, एनी रजिस्टर, अगर कोई इसको कैश में मिला है, कैश मिला है, मोबाइल फोन मिला है, कोई चीज जो माफिया या वो रैकेट चला रहा है या उसको यूज कर रहा है, वो हम सीज कर सकते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसका रोल सिर्फ ये नहीं है कि उसने जाना और एक फार्मेसी को चेक कर लेना या मेडिकल स्टोर को चेक कर लेना है। एक पूरी तहसील के अंदर मेडिसिन रिलेटेड अमनो अमान की सूरत हाल को मेंटेन करना, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन ना हो, जैसे डेंगू कोविड 19 आया तो उसमें शॉर्टेज ना हो, उसको किसने बहाल रखना है? एक ड्रग इंस्पेक्टर, यानी एक फार्मासिस्ट नहीं, यानी आप लोगों ने फ्यूचर में रखना है। उसके बाद हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज पंजाब के अंदर हैं जो WHO प्री क्वालिफाइड है। वहां पे एक फार्मासिस्ट काम करता है जो कहलाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट एज पर द ड्रग एक्ट 1976। और ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एनालिस्ट का लाइसेंस इस तरह से है कि हम फील्ड में जाते हैं और मेडिसिन को रिकवर करते हैं, उसको उठा के हम एक फॉर्म यानी मेमोरेंडम पे भेज देते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट को। एनालिस्ट अपनी एक्सपर्टीज को, मैडम जुबिया जानती है, ठीक है, उन्होंने सर्च किया ड्रग टेस्टिंग लैब में, एक्सपर्टीज को बरूए कार लाके उसकी रिपोर्ट जो है मुरतब करता है और हमें भेजता है कि आइदर इट इज स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ये फेल हो गई, यानी कि जाली है या जो भी है। अगर तो वो जाली निकल आई तो चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे वो छोटे से छोटा कोई मैन्युफैक्चर हो या इलीगल मैन्युफैक्चर हो, फिर वो कानून के दायरे में आता है और हम उस पे आगे प्रोसिक्यूशन डिमांड करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है कि इस कंपनी का ओनर कौन है, मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा यूनिट आप इमेजिन कर लें, कोई कंपनी जो आप जानते हैं, अगर उसने भी जाली मेडिसिन बना दी है या स्पूरियस बना दी है, सब स्टैंडर्ड बना दी है, तो उसको लॉ को फेस करना पड़ेगा। और उस पे कई ऐसे इलीगल मैन्युफैक्चर जो हैं, वो उन पे हम हमारी कोशिश होती है कि हम उनको FIR दें, ठीक है, क्योंकि वो लीगली ऑथराइज ही नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि या तो वो बिल्कुल जाली मेडिसिन बना रहे थे या इलिक्ट सोर्सेज से API को मंगवा के, ये सिनेरियो बिल्ड करके बता रहा हूँ ताकि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ना रहे। इसके अलावा एक फार्मेसी है, कोई अगर फार्मेसी करना चाहता है, कितने लोग बाद में फार्मेसी बनाना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं या चेन ऑफ फार्मेसी बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? ठीक है, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक जगह पे एक फार्मेसी बनती है तो वहां पे एज पर लॉ एक फार्मासिस्ट का होना लाजमी है। कानून ये कहता है, और मैं खासतौर पे अपने मेल और फीमेल क्राउड को खासतौर पे ये कहता हूँ कि अगर आप कहीं पे फार्मेसी पे वर्क करें तो आप वहां पे मौजूद हो, ठीक है, आपने अपनी कैटेगरी ऐसे नहीं दे देनी, क्योंकि जब एक फार्मासिस्ट ग्रेजुएट होता है तो उस वो फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होता है और उस सर्टिफिकेट को कहते हैं कैटेगरी या फिर रजिस्ट्रेशन इन द कैटेगरी ए ऑफ अ फार्मासिस्ट। उसके ऊपर एक फार्मेसी की लाइसेंसिंग होती है। लाइसेंसिंग करवाने के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट में और उसमें एक एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट यानी लीगल डॉक्यूमेंट देना होता है जो क्वालिफाइड पर्सन देता है, यानी फार्मासिस्ट देता है कि आई शेल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ द ड्रग्स, और मैं यहाँ प्रेजेंट रहूंगा। अब क्या होता है, कई ऐसे मुनाफाखोर यानी जो प्रॉफिटेरिंग करते हैं या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या स्मगल्ड आइटम्स बेचते हैं या फिर बाहर के मुल्कों से मंगवाई गई अनरजिस्टर्ड मेडिसिन को छुपा के बेचते हैं महंगे दामों में लोगों को। तो ये जो माफिया है ये क्या करता है कि किसी एक दूर दराज बैठी हुई फीमेल या मेल फार्मासिस्ट कैटेगरी को लेंगे, उस पर लाइसेंसिंग करवाएंगे, उस पर सेल परचेज शुरू कर देंगे, और जब ये अनरजिस्टर्ड चीज पकड़ी जाती है तो उसकी सजा बहुत ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि करोड़ों में जुर्माना और सालों में कैद है। तो जब फार्मासिस्ट ये एफिडेविट देता है लाइसेंसिंग के टाइम पे कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स, तो उसका मतलब है कानून के तौर पे वो कह रहा है कि मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ मौजूद होऊंगा। और अगर कोई ऑफेंस होता है तो फार्मासिस्ट सुनाई देते हैं, वो कहते हैं हम तो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो ये हमारी एब्सेंस में हुआ है। आपकी एब्सेंस ही वजह है कि ये जुर्म हो रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि मैं यहाँ पे मौजूद होऊंगा और आप यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि आपने अपनी कैटेगरी को दे दिया था 15,000 20,000 पर मंथ रेंट पे। ठीक है, वो अलग बात है कि आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम लोग मजबूर हो चुके हैं करने पे, लेकिन ये बात आप याद रखें कि कोशिश करें ग्रेजुएशन के बाद अपनी कैटेगरी रेंट आउट आपने नहीं करनी, करनी है तो आपने वहां पे मौजूद रहना है और आपने सर्व करना है। ठीक है। अच्छा, तो फार्मेसी वाले मालिकान है वो क्या कई बार करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 40,000 एक फार्मेसी
पे फार्मासिस्ट को दूँ उसकी प्रेजेंस का और 20,000 उसकी कैटेगरी का दूँ 60,000। इससे बेहतर ये है कि मैं 18-20,000 पे कैटेगरी को रेंट पे ले लूँ। 2 साल के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ। 24 को मल्टीप्लाई करें आप 20 से, ठीक है? तो आपके पास एक फिगर आ जाएगा। ये वो उस फार्मासिस्ट को देता है 2 साल में। बजाय कि वो 24 मल्टीप्लाई में 60 दे एक फार्मासिस्ट को। वो कहता है कि ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, वो मुझे चालान या सील करेगा। जो मेरा जुर्माना होगा मैं 1 लाख, 2 लाख या 50,000, 60,000 वो मैं अदालत में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों की ग्रेजुएशन के बाद यूनिटी की ज़रूरत है और प्रोपराइटर्स को भी अब मेरी तहसील है मिसाल के तौर पर। लाइसेंसिंग की कंडीशन है कि एक फार्मेसी बनानी है, उसके अंदर फ्रिज होना चाहिए, उसके अंदर एसी होना चाहिए, उसका ग्रीन बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे क्वालिफाइड यानी फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, उसका शेल्फ होना चाहिए, नार्कोटिक स्टेरॉइड्स का अलग शेल्फ होना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का रजिस्टर होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? अब फार्मासिस्ट नहीं होगा तो ये सारी चीजें मेंटेन ही रहेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम से डिप्लीट होती रहेगी। ये हम देखते हैं। अब फार्मासिस्ट क्यों नहीं होता और फीमेल क्राउड क्यों नहीं फार्मेसी पे खड़ी होती, ये एक इशू है। ये इसलिए भी है क्योंकि वहां पे एक तो एनवायरमेंट उनको सेफ नहीं लगता, वहां पे उनको ना कोई बैठने की सही जगह दी जाती है, ठीक है? और एरियाज ऐसे हैं कि वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है? उसके अलावा क्या इश्यूज है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है? अब मैंने अपनी तहसील के अंदर आई मेड श्योर कि वहां पे हर फार्मेसी के ऊपर एक टेबल, एक चेयर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, स्टेशनरी, उनके रजिस्टर्स और उस तरह का पीसफुल इन्वायरमेंट की एक थोड़ी सी जगह उनके लिए बनाई जाए, ताकि कोई क्वालिफाइड पर्सन ये ना कह सके कि मेरे लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है, प्रोपराइटर ने मुझे जगह नहीं दी बैठने की। प्रोपराइटर यानी मालिक को हमने ये कहा कि अगर आपने कोई मिसबिहेव किया किसी फार्मासिस्ट के साथ, तो फिर मैं आपको पूछूंगा बीइंग एन इंस्पेक्टर, ठीक है? कि आप ये उसको कोशिश करें को यहाँ पे ना बैठे, ठीक है? तो ये हमारा चूंकि एज पर लॉ नहीं है, लेकिन एक मॉरल अथॉरिटी आपके पास होती है कि आप उस पर उसको कर सकते हो। तो वापिस आते हैं अपने कि हम क्या करते हैं, हम सीज करते हैं, चालान कर सकते हैं। चालान क्या होता है कि हम किसी फार्मेसी पे जाएं, वहां पे हमें नारकोटिक्स मिल जाए जिसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन, कि आम पब्लिक आ रही है उसको नारकोटिक बांट रहे हैं, या एक्सपायर्ड मेडिसिन मिल जाए, या फिर आपको इंसुलिन बाहर मिल जाए जो कि रेफ्रिजरेशन में कोल्ड चेन में हुई थी। तो हम क्या कर लेते हैं, वहां पे उनका चालान कर देते हैं या उसको सील कर देते हैं। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो हम लिख देंगे कि सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ मेडिसिन इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग एंड सेल ऑफ द नार्कोटिक एंड कंट्रोल्ड आइटम्स विदाउट एनी सेल परचेज रिकॉर्ड। सेल परचेज रिकॉर्ड क्या होता है कि आप फार्मासिस्ट खड़े हुए एक फार्मेसी पे, आपके पास एक पेशेंट आएगा, वो आपसे मांगेगा कि मुझे नार्कोटिक या स्टेरॉइड दे दें, क्या आप उसको ऐसे ही दे देंगे? नहीं, आप देखेंगे उसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन पे वो आइटम्स कितने लिखे हुए हैं, आप उस डॉक्टर का नाम लिखेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी आपके पास पहले थी वो लिखेंगे, कितनी आपने डिस्पेंस कर दी वो लिखेंगे और रिमेनिंग स्टॉक लिखेंगे और आगे आप साइन करेंगे। इसका मतलब कि इट इज एन एविडेंस फॉर इंस्पेक्टर एंड ऑल द लीगल अथॉरिटीज दैट अ फार्मासिस्ट और द क्वालिफाइड पर्सन इज प्रेजेंट देयर, तो ये काम कर रहा है। जब भी हम जाते हैं, हम चेक करते हैं मेडिकल स्टोर फार्मेसीज को, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि क्वालिफाइड पर्सन नमाज पढ़ने गया हुआ है या वो कहीं बाहर गया है, या फिर फीमेल है तो कोई क्या कहते हैं बीमार है या छुट्टी पे गए हुए हैं। याद रखिए कि कानून की नजर में ये है कि फार्मेसी तभी रन करेगी, उसके वर्किंग आवर्स वही होंगे जब तक फार्मासिस्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पे। अब वो नहीं होता तो हम उस पर चलान कर लेते हैं, उसको सीज कर देते हैं। फिर एक चीज हम करते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग, जो आपसे मैंने बताया कि डिटेल भेजते हैं कि हमें कहीं पे भी कोई लगे कि ये कंपनी न्यू है, या ये कंपनी पहले सुनी नहीं है, या ये रजिस्टर नहीं है, या ये ड्राफ्ट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं है, या ये प्रोडक्ट जो है ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ड्राफ्ट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, हम उसकी सैम्पलिंग भेज देते हैं, उसको सीज कर लेते हैं। कंपनी के चाहे मालिक हो, हम उसको भी एक ड्रग इंस्पेक्टर नॉमिनेट कर सकता है कि दिस पर्टिकुलर जो भी इसका मालिक है इज एन एक्यूज पर्सन और ये मुलजिम है। तो हम बड़ी बड़ी कंपनीज में को कि बड़े बड़े जो मालिकान है उनको मुलजिम बना देते हैं, और वो फिर अपने आप को डिफेंड करते हैं कि जी मेरी सब्सटैंडर्ड या स्टोरीज बनाई तो क्यों बनाई है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और रेट की आपको मिसाल देते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेरिफेरीज गांव में रहते हैं उनको हकीम, दवा खाना, शिफा खाना, इस तरह के कभी देखे हैं आप लोगों ने? ठीक है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी चीज लगाई होती है कि आपका इस चीज का इलाज हो जाएगा, उस चीज का इलाज हो जाएगा, बवासीर का इलाज हो जाएगा, बवासीर का जड़ से खात्मा हो जाएगा, खूनी और बादी खात्मा हो जाएगा, ठीक है? जो बूढ़े हैं वो जवान हो जाएंगे, ठीक है? इस तरह के इश्तेहार होते हैं कि नहीं होते, ठीक है? अब वो क्या करते हैं, कई बार अपने चीजों में एलोपैथिक चीजें मिक्स कर रहे होते हैं, यानी वो शो करवाते हैं कि वो बिल्कुल हिकमत और नेचुरल चीजें कर रहे हैं,
लेकिन वो क्या करते हैं कि वो वही एलोपैथिक चीजों को या स्टेरॉइड को अपने उस मटेरियल में मिक्स करते हैं और आपको या तो पुडिंग बना देंगे, पेस्ट बना देंगे, कैप्सूल बना देंगे, टैबलेट बना के आपको दे देंगे कि ये आपकी जो है ये देसी दवा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम उनकी भी सैंपलिंग करते हैं और हम उनको ड्रग टेस्टिंग लैब भेज देते हैं और हम लिख देते हैं कि सस्पेक्टेड टू कंटेन एलोपैथिक इंग्रेडिएंट या सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टेरॉइड, और अगर उसमें से निकल आती है स्टेरॉइड, डिटेल हमें बता देती है कि इसमें स्टेरॉइड है या आपने जो सस्पेक्ट किया है या नहीं है, निकल आती है तो उसमें भी केस बन। सोचा कभी आप लोग तो ये सोचते हो ना कोई कोई नहीं है जो ये तो कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपकी अवेयरनेस नहीं है अपने अपने एरिया इंस्पेक्टर के साथ। हर बंदे को चाहिए बीइंग फार्मासिस्ट कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी तहसीलों में आपके एरिया इंस्पेक्टर कौन से हैं और आपका ड्रग रिलेटेड इशू, मेडिसिन रिलेटेड इशू, शॉर्टेज रिलेटेड इशू, स्पूरियस जाली मेडिसिन का इशू, एक्सपायर्ड मेडिसिन का इशू, कोई भी ऐसी कंप्लेंट है तो आपने कहाँ पे फाइल करनी है? ड्रग इंस्पेक्टर के दफ्तर में, ठीक है। तो आपने वो जो आपका सीओ हेल्थ ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है या डीडीएचओ का ऑफिस है, उसके पास ही कहीं ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस होगा। आपने पता करना है, आप आपने ये ड्यूटी लगा ली अपनी कि आपने पता करना, आइडेंटिफाई करना है, उसके उसको जाके मिलना है ड्रग इंस्पेक्टर को, उससे लाइसेंस रखना है अपना, ताकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे आपको पता हो कि मेडिसिन रिलेटेड सेफ्टी के लिए कौन है मौजूद, आपका अपना फार्मासिस्ट, आपका ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे होगा। आज से पहले आपको इन्फॉर्मेशन थी कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रोपोगेट भी करनी है। आप लोगों से मिलने का मकसद यही है कि आपको वो चीजें बताई जाए अदर देन बुकिश नॉलेज, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो जरूरी है आपको पता होना, ठीक है। तो किसने किया? एक फार्मासिस्ट ने, एक ड्रग इंस्पेक्टर ने किया। आप लोग ही आगे जाके ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट बनेंगे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनेंगे, आप लोग ये काम करेंगे, ठीक है। तो पावर जो है वो सेक्शन 18 में याद रखें। आप आगे पढ़ेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है एक फार्मेसी को कहीं पे भी जाके रेड कर सकता है, चलान कर सकता है, सैम्पलिंग कर सकता है, किसी भी आर्टिकल को सीज कर सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में जा सकता है, किसी फार्मेसी पे जा सकता है, मेडिकल स्टोर पे जा सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब आपके पास, जब आप एम करते हैं ना कि आपने कुछ बनना और सर्व करना और आपने गिव अप नहीं करना, दो ऑप्शन है कि या तो आप हार मान लो या आप कहो कि नहीं मैंने सरवाइव करना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल, ठीक है। जो गिव अप कर जाएगा वो खुद ही वैसे एक्सक्लूड हो जाएगा, जो सर्वाइव करता जाएगा वो उभरता जाएगा, ठीक है, उसका पता चलता जाएगा लोगों को। आपके केसेस ही बताएंगे कि आप आपने क्या सर्व किया है, ठीक है। तो अगर आप एस्पायर करते हो कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, तो ये वो डोमेन है जिसमें आके आप लीड बाय एग्जांपल कर सकते हैं। उसके बाद एक रोल एक इंस्पेक्टर का ये है कि जब आपने नई फार्मेसी बनानी है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, वो इंस्पेक्शन जाएगी, मोबाइल पे हमारे आ जाएगी और हम जाके आपकी इंस्पेक्शन करेंगे। यानी कि जैसे आप ड्राइविंग का लाइसेंस लेते हैं तो वो कौन पास करता है, ठीक है, वो जो ड्राइविंग के इंस्पेक्टर होंगे वो आपका टेस्ट लेंगे। इसी तरह से हम आपको वहाँ पे टेस्ट देते हैं, क्वालिफाइड पर्सन है, आपकी चीजें मेंटेन है, वो हम चेक करते हैं और हम आपको लाइसेंसिंग के लिए ओके कर देते हैं और लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस इशू कर देती है। तो सैम्पलिंग, सीयर, चलान, आपकी आपको रेट्स का भी बता दिया, आपको लाइसेंसिंग का भी बता दिया, ठीक है। तो आपकी इसके बाद एक रोल आता है हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर्स का, ठीक है। हॉस्पिटल ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं? जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो आप पहले ट्रांसक्रिप्ट लेंगे, देन यू विल गेट योर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द पंजाब फार्मेसी काउंसिल एंड यू विल गेट योर कैटेगरी। आफ्टर यू हैव योर कैटेगरी यू विल अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है, जो भी पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की आएंगी, एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की आएंगी, या अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल आती है जैसे एनटीएस के थ्रू आ जाए या पीपीएससी के थ्रू आ जाए या ओटीएस ओपन टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू आ जाए, या ड्रैप की आ जाए, कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान की, ड्रग टेस्टिंग लैब की आ जाए डिटेल की, या पीएफएससी की आ जाए, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की आ जाए, जहाँ पे आप एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, ड्रैप में आप असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर सकते हैं, डीटीएल के अंदर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आप दो तरह के हॉस्पिटल हैं, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है हमारा, एक हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप एज अ हॉस्पिटल के अंदर क्या काम कर सकते हैं? एज अ फार्मेसी मैनेजर काम कर सकते हैं, जिसने पूरे के पूरे फार्मेसी डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, रोस्टर्स बनाना, ड्यूटीज असाइन करना, सारा कुछ। या आप सीपीपीओ के तौर पे काम कर सकते हैं, यानी कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्मेको विजिलेंस ऑफिसर, सीपीपीओ, ठीक है। तो आप क्लिनिकल रोल हमारा बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका हुआ है। कितने लोगों का इंटरेस्ट है क्लिनिकल में? कम लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अच्छा, कितने लोगों ने क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है? एक, दो, तीन लोगों ने चार लोगों ने बनना है, मतलब पांच छह लोगों ने बनना है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने
ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, ये ज्यादा हो गया था, ठीक है। और उसके बाद अच्छा चलिए बताएं कितने लोगों ने फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है, जो बनना चाहता है, ठीक है। अच्छा कितने लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो बीच में लोग बैठे हैं कुछ भी नहीं करना चाहते, ये शादी करके बस अपने अपने घर अच्छा कितने लोग कैटेगरी रेंट आउट करना चाहते हैं, एक दो अच्छा 5-6 लोग हैं ही वाले। अच्छा ये पूरी एक साइंस है रेंट आउट की ना। लोग क्या करते हैं कि 80,000 की एक जगह इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, 20,000 की कैटेगरी रेंट आउट की है। जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं तो उन्होंने पास ही मोहल्ले में रेंट आउट की होती है, तो फौरी तौर पर कॉल आती है, तो आ जाते हैं जी हम वॉशरूम गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, हम आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह की अच्छा फिर एक और बहाना आता है, जैसे फीमेल क्राउड का आपको बता देता हूँ, कोई जेन्युइन भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब हम जाते हैं वहां पे फीमेल है तो फौरी तौर पर कॉल मिला देते हैं फीमेल को, तो वो आगे से कहते हैं जी मेरी प्रेगनेंसी है, मैं तो अब हम फिर ये सोच रहे थे कि अगर चालान में फीमेल का नाम लिख देंगे तो हम हमसे बड़ा जल्लाद कौन है, ठीक है। तो हमें तो बदवाएं पढ़नी है सारी, तो फिर प्रॉपराइटर हमें देखा तो हम उसे देख रहे होते हैं, और फिर एंड पे मासूमियत मासूमियत में हम उसी का नाम मुलजिम पे डाल देते हैं। फिर एक ये भी चीज होती है कि अपने चूंकि फार्मासिस्ट है तो हमें बड़ा दिल भी दुखता है कि हम अपने ही फार्मासिस्ट को मुलजिम बना दें उस पे केस पे, तो ये भी बड़ी एक चीज होती है। तो इसमें भी कई बार जाते हैं तो अपने ही दोस्त लगे होते हैं कि जो कैटेगरी रेंट आउट की होती है किसी टीचर की कैटेगरी रेंट आउट होगी, किसी के हुआ, तो फिर वो हम इज्जत इज्जत में फिर हम वापस आ जाते हैं, पतली गली से वापस आ जाते हैं, ठीक है। कि ये हमारे ही दोस्त को प्रॉपराइटर दो ऐसी बातें बताएगा कि जी आपका स्टूडेंट ये तो है ही ऐसा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अच्छा आप लोग अगर कोई बीच में सवाल पूछना चाहें ना, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी का बीच में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मेरे पास तो बहुत ज्यादा स्टोरी है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप लोगों ने जब ये जो पीएफएससी हो गया, ड्रैप हो गया, सीपीपी हो गया, कैसे बनना है, आपने पीपीएससी क्लियर करना है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ग्रेजुएशन के बाद जब आपके पास आपकी कैटेगरी आ गई, यू आर एलिजिबल फॉर पीपीएससी एंड एफपीएससी। आप क्या करेंगे, उनकी एडवर्टाइजमेंट जब भी आती है, ये ऐसे नहीं है जैसे सीएसएस या पीएमएस है कि हर साल आएगी, ये आएगी 2 साल बाद आ सकती है, 3 साल बाद आ सकती है, साल में 2 बार आ सकती है, कई बार 5 सीटें आ जाएंगी, कई बार 50 सीटें आ जाएंगी, कई बार हो सकता है 200 सीटें आ जाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं हमेशा कहता हूँ, ये वंस इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि बड़े अरसे बाद आती है। और फिर ये होता है कि ये भी हो सकता है कि आप अगर 32 या 34 साल की एज तक आपकी एलिजिबिलिटी का आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप आज आपके पास ये सीट्स अनाउंस हो, और हो सकता है अगले 10 साल अनाउंस ही ना हो फिर, और आप कहें कि मैं अभी मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं देता, मैं अगली बार दे दूंगा। नहीं, तैयारी हो ना हो, आपने आपकी 50% तैयारी, 20% तैयारी, आपने अपीयर होना है। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो आप ऑफिस जॉब में भी लग सकते हैं, जैसे हमारा फार्मेको विजिलेंस सेक्टर है, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर लग सकते हैं, मेरे कलीग जो है वो सर्व कर रहे हैं। आप डीएचपी, उस टीएचपी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, सीपीपी और पीएम और ड्रग इंस्पेक्टर लग सकते हैं, ठीक है। ये सारे पीपीएससी के थ्रू है। अगर आप सोचते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप सर्व करना, तो आपने पीपीएससी में क्लियर करना है, ठीक है, या आपने वो ड्रैग का एचपीएससी क्लियर करना है ये आपकी जॉब डोमेन्स हो गई। उसके बाद कई लोग ये सोचते होंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमने अबाउट टू ग्रेजुएट भी है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। कई लोग जो एग्जाम क्लियर नहीं करते या कर पाते किसी वजह से, मैं आपको एक साइंस समझा दूं, तो एक सिंपल सी साइंस है, और ये सिर्फ माइंड की गेम है, ठीक है। आपने खुद को समझा लेनी है अभी ये, और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे अगर आप ये समझा लेंगे। देखें, मिसाल के तौर पर सीट्स आती हैं और वहां पे 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, 10,000, आधे लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। आधे लोग इसलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि वो बगैर तैयारी के जाएंगे। कितने रह गए पीछे, 5,000, मेरे साथ साथ आपने बताना है। 5,000 में से भी आधे लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि वो हाफ हार्टेडली तैयारी करके जाएंगे, होल हार्टेडली नहीं करके जाएंगे। 5%, 10% पढ़ा, ठीक है, छोड़ दिया, नेगेटिव मार्किंग भी हुई, टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हुआ, और नहीं कर पाए, तो कितने रह गए, 25, 2500। अब इसमें से भी आधे लोग फेल हो जाएंगे। आप कह रहे हो सबको फेल कर रहे हो, लेकिन ऐसा है, फेल होंगे, क्यों होंगे, 25%, 30% तैयारी करेंगे वो लोग, अपना स्केड्यूल बनाएंगे, लेकिन किसी कजन की शादी आ जाएगी, किसी किसी रिश्तेदार की शादी आ जाएगी, किसी दोस्त के साथ जाना पड़ जाएगा, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी, दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहेगा,
ठीक है, आपको पता है यूथ बड़ी वजह से डिस्ट्रैक्टेड होती है, कोई हाथ काट रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, ठीक है, कोई लड़ रहा है, कोई दोस्त कह रहा है चल भाई लड़ाई है वहां पे चले, ठीक है, कोई बाइक पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास इतनी ऑप्शंस है ना, तो हम जी कोई टिकटॉक के ऊपर डांस कर रहा है, ठीक है, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं अब्यूज कर रहा है सोशल मीडिया, ठीक है, कोई लड़की बन के लड़के से बात कर रहा है, कभी किसी ने किया लड़के ने अपने दोस्त को तंग किया। अच्छा ये वो चीजें हैं जो हम यंगस्टर्स करते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे गोल क्या है। उस वक्त छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में रह जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। आज से पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे ना कि यू हैव टू बी डिफरेंट, ठीक है, यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड। वो क्राउड जो आपके इर्द गिर्द है, अगर इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक या दो लोग हैं और वो चाहते हैं कि मुनफरिद हो, तो वो कुछ ऐसा करें कि वो मुनफरिद हो। ऐसा ना करें कि लोगों की गंदी नजर से देखें ये तो बहुत ही गंदा है। मुनफरिद इस अंदाज से कि यू शुड इंस्पायर अदर पीपल, यू शुड बी एन इंस्पिरेशन, यू शुड लीड बाय एग्जांपल, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ये मैं मिसाल कई बार देता हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, साथ साथ टीच भी कर रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ। मिसाल लेते हैं कि अगर एक लड़के को एक खातून पसंद है और उसने उसके घर रिश्ता भेजना है, ठीक है, तो पहले वो अपना एहतसाब तो करेगा ना कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसे शादी करूं, ठीक है। या आप ये सोचेंगे यार ये भी किसी काबिल नहीं, मैं भी किसी काबिल नहीं, आपसे काबिल ना भी हो तो कम से कम उसके पेरेंट्स से तो आप जज करना है ना, पेरेंट्स जज करेंगे। वो जिस मुआशरे में उठी बैठेगी अपने दोस्तों के सामने, उसको पता ना चाहिए कि ये इंसान कुछ है, ठीक है, शी शुड बी प्राउड ऑफ यू। बॉय से बात कर रहा हूँ, तो आप फार्मेसी फील्ड से हैं, आप क्या ऐसा करेंगे कि शी वुड बी प्राउड ऑफ यू। आप कुछ ऐसा करेंगे ना कि आप क्राउड से अलग होंगे, उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी, रिश्ता लेके जाएंगे तो रिजेक्शन नहीं होगी आगे से, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा पहले कुछ बन के आओ, ठीक है, और जब आप बन के आओ आते ही फिर छोटे बच्चों को गोद पे उठा के आ जाए, है ना, मामू बन के, है जोक्स अपार्ट, लेकिन ये चीजें ये रियलिटीज हैं। अगर मैं आपको आप लोगों के लेवल पे आके ये नहीं बता पाऊंगा कि आपका कामयाब होना आज की सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में कितना जरूरी है, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे इस तरह से। अगर मैं आऊंगा और आपको ये डिलीवर कर जाऊंगा कि ये मेरा रोल है, मैंने ये किया है, तो क्या फायदा मेरे यहाँ पे होने का कि मैं अपनी तारीफ करके यहाँ से चला जाऊं। आप सब मेरे से ज्यादा काबिल होंगे, ठीक है। अगर आप कुछ बन जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट देगी, आपसे बात करना चाहेगी, ठीक है, आपके साथ खड़े होना चाहेगी, ठीक है, आपसे सीखेगी, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, आपके मिलते जुलते दिमाग आपके साथ अटैच हो जाएंगे और एक चेन रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। जब मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में था तो मुझे टीचर्स को समझाने में या वो कहते हैं ना कि कुछ मैं करवाना चाहूंगा और मुझे करवाने में बड़ी मुश्किल होती थी कि जी वो कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि आप कुछ भी नहीं होते स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट होते हो जब तक कि आप टीचर की नजर में अच्छे नहीं हो, टीचर को पता ना हो कि मैं इस पर एतमाद करता हूँ। ऐसा है कि नहीं है, कुछ करना चाहिए, टूर लेके जाना चाहिए, तो आपको समझाना पड़ता है ना अपने दोस्तों को भी, टीचर्स को भी कि सर हमें ये अलाउ कर दें, ऑफिशियल कर दें, करना पड़ता है सर। तो जब भी आपको जिंदगी में किसी को समझाना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके अंदर वो चीज है, उस पार क्या है, वो कैरिज्मा है या नहीं है, आपकी बात में असर है या नहीं है, उससे आपको फायदा है या नहीं है। तो कोई भी आपकी कामयाबी के लिए नहीं आएगा कि आपका हाथ पकड़ कर कहो कि आओ मेरे साथ और मैं तुम्हें इस पोस्ट पे बिठाता हूँ कि तुम ये बन जाओ। हर साल हजारों लोग फार्मेसिस्ट बनते हैं, फार्मेसिस्ट का क्राउड इकट्ठा हो रहा है, मार्केट में सैचुरेशन हो रही है, जॉब्स में स्कार्सिटी यानी कि जॉब्स कम हो रही हैं, ठीक है, तो एक डिप्रेशन की एनवायरनमेंट आ जाती है। तो आप लोगों ने डिप्रेस नहीं होना, क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा चीजें का आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर गवर्नमेंट फील्ड को अलग रख देते हैं, आप प्राइवेटली कर सकते हैं। जैसे अब सर से डिस्कस हो रहा था, सर ने सेल्स और मार्केटिंग में काम किया, वेरी इंप्रेसिव और वेरी ब्राइट फील्ड। आप क्या कर सकते हैं, हम सबसे ज्यादा डरते हैं कि हमें एज अ मेडिकल रैप के तौर पर काम ना करना पड़े, ठीक है, और हम बैग उठा के डॉक्टर्स के पीछे ना जाए। आपको करना पड़े तो आप करें। जितने सेल्स में काम कर रहे हैं वो ये बात को जानते हैं कि मार्केटिंग में आने के लिए उनको सेल्स में पहले कंपनीज में जाके एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर एज अ सेल्स फार्मासिस्ट काम करना पड़ता है। रिस्पेक्टेबल जॉब है, आप जाते हैं,
अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर के पास बैठते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, उनको इम्प्रेस करते हैं, उनसे डील करते हैं और वो जो चीज़ है वो विन करते हैं और वो प्रिस्क्राइब करवाते हैं डॉक्टर से, प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स को चेंज करवाते हैं और फिर आपकी कंपनी जो होती है वो आपको ओन करती है। उसके बाद आप चले जाते हैं मार्केटिंग के अंदर, जंप कर जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, आपकी पे भी इंक्रीज होती है और वो लाखों में होती है। जब सर ने छोड़ा था उसको 1.5 लाख मैंने छोड़ दिया था उस वक्त चीज। आज अगर करें तो आज और ज्यादा अमाउंट वो आपको देते हैं मार्केटिंग में, लाखों में, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जिस तरह से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको गाड़ी देंगे, ठीक है, और आप वो मार्केटिंग में काम कर सकते हो। फिर एक कंपनी में जब आपकी वर्थ हो जाएगी, बाकी कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी, तोड़ने की कोशिश करेंगी। उससे अच्छी जगह ऑफर होती है, उससे ज्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट है, सुटेबल है, आप वहां पे जंप कर जाओ, वहां से किसी और जगह चले जाओ, ठीक है। जीएसटी हो गया, हाई नोन हो गया, एबट हो गया, मल्टीनेशनल्स हो गई, कहीं पे भी आप जाके काम कर सकते हो मार्केटिंग के अंदर। और फिर जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, वो समझे कि वो बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकता है और अपनी लग्जरियस लाइफ भी इंजॉय कर सकता है बीइंग अ फार्मासिस्ट। तो आगे गवर्नमेंट सीट्स के पीछे ना भागो खाली। उसके अलावा किसी को इंडस्ट्री का शौक है, कोई कौन जाना चाहता है इंडस्ट्री के अंदर? फीमेल्स के लिए एक सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ तो चूंकि मुझे फिरने की बहुत ज्यादा आदत है, ट्रैवलिंग की, तो मुझे वो जेल लगता था। तो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि सर उसमें जाना, फिर आपको वो सारी प्रोटोकॉल्स को पूरा करना, फिर अंदर एंटर होना, फिर खाने की ब्रेक होनी तो सब उतारना, फिर बाहर आना, फिर वापस जाना, खाने की ब्रेक सब पहनना, हैंड सैनिटाइज करने, जूते पे वो कवर्स पहने, फिर जाना, फिर चाय की ब्रेक होनी, फिर वापस आना सब उतार के, फिर पहन के जाना। तो मेरा, जब मैं इंटर्नशिप पे गया हूँ तो मेरा हफ्ता पहले उतारने में लग गया सारा काम। तो वो सीखा मैंने थोड़ा बहुत, बस देखा उसको, मैं वो छोड़ के आ गया इंटर्नशिप। हॉस्पिटल इंटर्नशिप करने गया, मैंने देखा हफ्ता क्या, छोड़ के आ गया। इंटर्नशिप अच्छी होती है, आप सीखते हो, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई कहेगा कामयाबी के लिए कंपलसरी है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इंडस्ट्री का अगर आपको है तो आप सेफ इन्वायरमेंट आप वहाँ पे कर सकते हो, और आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, R&D अगर कहीं हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें आप जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्स होगी, इंडस्ट्री हो गई, कम्युनिटी फार्मेसी में आप अच्छे रिटेल फ्रेंचाइजीज हैं जो आपको ओन करती हैं, आप लाख लाख, 1.5 लाख दे रही है फार्मेसिस्ट को, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। जैसे क्लिनिक्स की मिसाल है, मतलब मेरा दोस्त जब ग्रेजुएट हुआ 3-4 साल जूनियर था मेरे, उसने मुझे कहा कि मुझे ना एक मोहल्ले की फार्मेसी वाला ये कर रहा है, और एक जगह मैंने कहा नहीं, मैं ना क्लिनिक्स पे बात करता हूँ, जरा इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप जाके दो। उस इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया, और वो फार्मेसी स्टार्ट होकर 3 महीने बाद बंद हो गई, और वो आज वहाँ पे 1.5 लाख कमा रहा है, ठीक है। तो वो जो फार्मेसी शुरू हुआ था 60-70 से, 1.5 लाख कमा रहा है, आगे और ग्रो करेगा, ठीक है। और वो फैमिली का उस फ्रेंचाइज का हिस्सा है, जो कि पंजाब की सबसे लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है। तो किसी का कम्युनिटी में इंटरेस्ट हो, वहाँ भी मेल फीमेल जो है वो कर सकते हैं। पहले वो फीमेल नहीं लेते, वो फीमेल को भी एंटरटेन कर रहे हैं। कम्युनिटी हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आपका रेगुलेटरी हो गया, आपकी हॉस्पिटल हो गया, फील्ड हो गया, ड्रग टेस्टिंग लैब्स हो गया, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज हो गई। इसके बाद अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आप नहीं रह सकते, कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं? हाँ, रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं कि हम बाहर पहुंचे हैं ना। कितने लोग रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं? हाँ, चचा को पुप्पी को साड़ना है ना, बिल्कुल जलाना है। अच्छा, ये कंपटीशन है, हमारे अपने साथ भी होता है, हमारा आसपास की सोसाइटी के साथ भी होता है कि हमने क्या करना है। अगर आपको लगता है कि बाहर जाना आपकी नाकामी है, तो नाकामी नहीं है कि आप पाकिस्तान में कुछ नहीं मिला तो बाहर जा रहे हैं, नाकामी नहीं। ये कामयाबी है कि आप बाहर जा रहे हैं। आप बाहर जाके लाइसेंसिंग के एग्जाम पास कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के भी लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप पास करें तो आप बाहर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैब्स का एग्जाम है, आप पाकिस्तान में अप्लाई करके, प्रिपेयर करके, दे के, पास करके आप बाहर जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। और स्क्रैप का एग्जाम आप पास कर सकते हैं और जाके काम पे सेटल हो सकते हैं यूके में। SLE का एग्जाम देके पास करके लाइसेंसिंग लेके आगे रजिस्टर फार्मेसी कहाँ पे सेटल हो सकते हैं? सऊदी अरेबिया। आप DH और एमवर्ट का एग्जाम देके आप UAE के अंदर सेटल हो सकते हैं। आप नेपलेक का एग्जाम प्रिपेयर करके पास करके आप अमेरिका में सेटल हो सकते हैं। कनाडा में जा सकते हैं, कैनेडियन बोर्ड के एग्जाम्स आप दे सकते हैं। नॉर्वे जा सकते हैं आप, उसके तो आई गेस कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जाके पर मंथ 6 से 8 लाख पर मंथ एक आम जॉब पे कमा सकते हैं, ठीक है। इवन ऐसी कंट्रीज है जिसपे आप और जॉब्स भी अगर करते हैं तो आप 5-6 लाख कमाते हैं, ठीक है, जो यूरोपियन है, जैसे हंगरी, बेल्जियम, इस तरह की कंट्रीज कई हैं जिनका भी लोगों को इतना नहीं पता। जब आप सर्च करेंगे जिस
जिसको ये कीड़ा होगा ना कि मैंने कामयाब होना है या मैंने अलग जाना है, ठीक है, वो कीड़े पे बैठ के आपने चले जाना है, ठीक है। तभी आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स को मैं कीड़ा कह रहा हूँ। ड्राइविंग फोर्स जब आपके अंदर होगी वही आपको मोटिवेट करेगी। सेल्फ मोटिवेशन चाहिए ना आपको। जो बंदा खुद पाकिस्तान में रह रहा है और वो डीमोटिवेटेड है, आप उसके पास तो नहीं जाओगे मोटिवेशन लेने, ठीक है। आप खुद डीमोटिवेट हो रहे हो, तो आप ये सोचोगे कि कौन सी चीज मुझे प्लीज कर सकती है, किस पे मैं खुश हो सकता हूँ, मेरी खुशी क्या है, मेरा एंड गोल क्या है। एंड गोल को देखोगे और रास्ता चूज करोगे, ये एंड गोल तक ये रास्ता लेके जाता है या ये रास्ता लेके जाता है, और फिर रास्ता नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। आप इस रास्ते से मंजिल आपकी वही होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई ऑल्टरनेटिव, बट बेस्ट अमंग्स द रेस्ट वाली ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी लाइसेंसिंग करके वहां पे जाके सर्व कर सकते हो, और जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो फिर आपकी मिलियंस में भी अर्न कर सकते हो। 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, ठीक है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये आपकी सीनियोरिटी, आपके एक्सपीरियंस पे करता है। और जो बाहर की इंडस्ट्रीज है वो आपको बहुत ज्यादा पे करते हैं, ठीक है। और अच्छा, तीसरी चीज, अगर वो गवर्नमेंट में एस्पायर करना चाहते हैं, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उस वक्त कोई गाइडेंस नहीं थी। जैसे मैं आपके सामने हूँ या आपके टीचर्स हैं, कॉम्पिटेंट टीचर्स आपके सामने जो आपको गाइड भी करते हैं कि आपने किस तरह से एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं। उस टाइम पे उतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, उतने लोग इतना से आगे नहीं थे हेल्पिंग हैंड के तौर पे। जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी तो लिटरली मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के अंदर वो 1.5 महीने तक मैंने अपने आप को घर में कैद रखा, शेड्यूल बनाया, वो थोड़ा चेंज हुआ, री शेड्यूल किया, फिर री शेड्यूल किया उसको, ठीक है, दिन से रात। मुझे याद है कि मैंने अपना कर लिया कि मैंने 2 चैप्टर्स करनी है फार्माकोलॉजी के, 5 पेजेस से स्टार्ट हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू की बुक देखी है किसी ने, सीपीआर की? इतनी मोटी बुक है, छोटा छोटा लिखा है उसमें, लोग डर जाते हैं उसको लेके। 5 पेज से स्टार्ट हुआ, 20 पेज, 30 पेज, 50 पेज, इस तरह से वो बुक की। उसके बाद कमीशन के एग्जाम देने गए तो पीपीएससी का पेपर मेरे सामने जब आया तो मैंने आंखें बंद कर उस वक्त दुआ की कि या अल्लाह ये एग्जाम मुझे पास करवा दे। फिर मैं उन सब लोगों की मदद करूंगा जो जहां वहां खड़े होंगे जहां आज मैं खड़ा, कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी। 5 साल मैंने अपने नोट्स को कंपाइल किया हुआ था, 5 साल में मैंने 10 बुक्स लिखी थी, जो रेफरेंस बुक्स, और सारी चीजों को उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, वो गूगल ड्राइव में अवेलेबल है, अगर आप लोगों को चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो नोट्स कंपाइल किए, और मैंने जो अलग बुक्स पढ़ी उस वक्त, यूट्यूब से मैंने बहुत मदद ली, और उनसे जो पढ़ना उसको फिर मैंने यूट्यूब से करना, सोते हुए यूट्यूब ओपन कर लेना, यूट्यूब देखते हुए सो जाना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें की, और जब वो पेपर आए तो मुझे पता चला कि वाकई जो मेहनत की थी वो किस तरह से मुझे काम आई। पेपर पास हो गया है, अब वादा पूरा करना था, अल्लाह ताला से किया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि कहाँ गैप है। आप सारे लोग ये सब कुछ बनना चाहेंगे, लेकिन वो गाइडेंस नहीं है। हम जाते हैं लोगों के पास कि हमें गाइड करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, यार ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन दिस इज नॉट अ कंक्रीट गाइडेंस जो चाहिए। गाइडेंस वो होती है जो बताया कि यहाँ से ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मीडियोकर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पेपर करो, यहाँ से ये करो, ये दिस इज द काइंड ऑफ कंक्रीट गाइडेंस जो होनी चाहिए, जिसकी आपके फाइनल ईयर्स में ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। अब उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने टीम अप किया, 2-3 लोग अपने साथ अटैच किए। फार्मा एसिड पहली बुक मैंने लिखी। असल में दूसरी बुक है, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। ये बुक लिखी मैंने, इसके अंदर पूरे 5 साल के सारे सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज मैंने अरेंज किया, वो उसमें ऐड किए। उसके हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यू फ्रॉम एवरी टॉपिक, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर उसमें ऐड किए, गवर्नमेंट के जितने पास पेपर थे उसमें ऐड किए। उसके बाद उसमें कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी जो सबसे मुश्किल होता है हमारे एग्जाम, उसके 20+ चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव निकाल के उसमें डाला। कोग्नोसी आपको मुश्किल लगती है, उसको टेबुलेट कर दिया उसके अंदर। क्विक रिव्यूज ऑफ सब्जेक्ट्स बना दिए, कॉलेज ये वो, ताकि आप जल्दी से पढ़ सकें। क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन जब आपके पास बुक आ गई, ताकि किसी के पास ये बहाना ना हो कि मेरे पास तो सोर्स ही नहीं जिससे मैं पढ़ूं तो पास हो। अब आपके पास बहाना नहीं, ठीक है। तो बहाना किसी के पास ना हो, और किसी को किसी के पीछे ना भागना पड़े कि मुझे गाइड कर दो। वो बुक को और साथ आपकी रेफरेंस बुक जो मैं आपको अगर किसी ने पढ़ने में गाइड कर दूंगा, पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बुक लिखी मॉडल पेपर्स की। मॉडल पेपर्स क्या आते हैं कि मेरे साथ पीपीएससी में पास हुए लोग, उसमें से कई क्लिनिकल फार्मासिस्ट बने, कई ड्रग इंस्पेक्टर बने, कई डिटेल में बने। जो जो बनना चाहता है उसका मैंने इंटरव्यू उधर छाप दिया उस बुक में। उसमें मैंने सवाल किए हर ऑफिसर से कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, आपका एनुअल था, सेमेस्टर सिस्टम था, आप दिन में कितना पढ़ते थे, आप पीपीएससी के लिए कैसे तैयारी की है, पीपीएससी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपने कहाँ कहाँ से किस बुक से पढ़ा है।
ठीक है, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं इस पर? वो इतने इंटरव्यूज उसमें छापे ताकि वो सारे सवाल जिससे आप शर्म महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, हेजिटेट होते हैं कि मैं कैसे किसी के पास जाऊं और पूछूं, और आपकी एक्सेस में गवर्नमेंट के ये लोग नहीं है जो आके आपको टाइम टेबल बताएं, फिर किसी बच्चे को किसी ऐसे बंदे के पीछे भागना ना पड़े। वो बुक लिखी और उसके अंदर 38 के करीब मॉडल पेपर्स लिखे जो उन लोगों से बनवाए और खुद भी बनाए, और एज पर द स्पेसिमेन ऑफ पीपीएससी 80% सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका, और 20% इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिक, करंट अफेयर, जीके वगैरह में से, ताकि आप 38 के करीब जो पेपर करेंगे तो पीपीएससी में आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएंगे, कि पैनिक होगा, गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको आते नहीं होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा कि 90 मिनट में मैं ये सॉल्व कैसे करूं। तो वो जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप उस क्राउड से बहुत आगे रहेंगे जो बगैर प्रैक्टिस करेंगे। वही मैंने जो कहा था कि आधे लोग फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो 2500 में से जो आधे फेल किए थे तो आप खुद लगा लेंगे वो 1200 लोग, ठीक है। और 1200 लोग में से अब आधे फेल करेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने ना टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की, ना पैनिक मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की, ना उन्होंने मॉडल पेपर से प्रैक्टिस की, ना उन्होंने अपने आप को 90 मिनट का टाइम दिया, जिसकी वजह से उनके टाइम शॉर्ट हुआ, वो अटेम्प्ट पूरे नहीं कर पाए, जल्दी में जो 15-20 अटेम्प्ट किए थे वो गलत हो गए, जो ऑलरेडी गलत होने थे वो तो हो गए 10-15 जो जल्दी में उन्होंने एंड पे किए हैं वो गलत हो गए। तो ये अगर 25-30 उनके गलत हो गए तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, आपके अटेन नंबर में से माइनस हो जाते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम में, पीपीएससी में। तो जो उसने अटेन किए थे उसमें से आप ये 30 मल्टीप्लाई 0.25 मिला है, तो ये जो नंबर बनते हैं ये माइनस हो जाएंगे। तो अगर ये 500-600 लोग हैं पूरे पंजाब में जो फुल फ्लेज तैयारी से, तो आके अपने कुछ काबिल नहीं समझते कि इनसे मुकाबला कर सकें? समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं तो मुकाबला करेंगे इन सबसे, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको मोटिवेट, और ये थी वो केस जो मैं बिल्ड कर रहा था आपके सामने कि आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, और ये सिर्फ आपने अपने दिमाग को समझाना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन के मैं आज आपको देके जा रहा हूँ, जितनी हो सके लोगों की मदद करें, कुछ चीज आपकी हार्डवर्क होगी और कुछ आपके साथ दुआ होगी, ठीक है। ये नहीं देखना कि मेरी सहेली जो है मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन मैं पीछे से उसकी पीठ पे छुरा घूमूं और उसको बताऊं ना कि मैंने ये चैप्टर क्लियर कहूँ, मैं तो किया ही नहीं है। करते हैं ना ऐसा हम लोग। ग्रुप स्टडी कर रही हो तो अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने किस किस तरह छुरा घोंपा। मैं ग्रुप स्टडी करता था, ग्रुप स्टडी से मेरा दोस्त था, मुझे बोल के याद होता है और उसको सुन के होता। वो सामने खुद बना बैठा रहता था ऐसे, वो मुझे देखता रहता था और मैं उसको बोल बोल के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उससे सुन रहा हूँ, तो मुझे याद होता था। और हमारा एक ना मुआहदा हुआ था, पैक्ट, मेरे घर पूरा दिन रहना या उसकी तरफ रहना, ऐसा कि जितना हम इकट्ठा पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे उसने जाना, या अगर वो मेरी तरफ रह रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, अभी सर्दी है, मैंने कंबल ऊपर करना, 10 मिनट सोने की एक्टिंग करी, फिर मोबाइल खोल लेना। कीड़ा था कि मुझे यार मैं भूलना जाए, क्यों उसका रट्टा पक्का था, मेरा रट्टा पक्का नहीं था। मैंने पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, ठीक है। फिर जब उसने चले जाना है तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। कई लोग लिख के याद करते हैं ना, मुझे लिख के याद होता था, ठीक है। तो मैं लिख के वो करता था, ठीक है। बाद में जब उसने आना, उसकी कोने कुदरे से वो मिल जाना तो उसने बॉल लड़ना मेरे से, ठीक है। तो ये होता है, ऐसा करते हैं क्योंकि हर एक बंदे को पता था कि उसको किस तरह से नंबर गेन करेगा, ठीक है। तो वो ये साइंस है, तो आपने ये साइंस खुद को समझानी कि मेरे पर्सनल स्पेसिफिक मी स्पेसिफिक साइंस क्या है, तो साइंस आप समझाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। आपके सामने मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सबको पता है, आपके साथ शेयर कर देंगे, सोसाइटी भी कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं। आप खुल के कोई सवाल करना चाहें तो आपने अपने दिल से डर निकाल के आंसर मैं करूंगा, आप